हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक के मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। यह जो मॉडल आंसर डिस्कशन का टॉपिक होगा वह इंटरनेशनल रिलेशन आईआर करेंट अफेयर से संबंधित होगा और इसमें हम लोग भारत रूस संबंध को डिस्कस करेंगे। आप सभी जानते हैं कि भारत और रशिया के बीच जो रिलेशन है वह काफ़ी महत्वपूर्ण, आईआर का एक काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन होता है और हाल के दिनों में बदलती वैश्विक परिस्थितियों में भारत रूस संबंध पूर्व की ही भांति अभी भी बना हुआ है। भारत पर तमाम वैश्विक दबाव बने हुए हैं रशिया यूक्रेन वार के बाद, लेकिन इसके बावजूद भारत और रूस के बीच जो संबंध है हमेशा गर्माहट स्थिति में देखने को मिलती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारत रूस संबंध 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि रशिया यूक्रेन वार के दौरान भारत की रशिया के साथ किस प्रकार से संबंध बने रहें, तो इस दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम लोग भारत रूस संबंध को डिस्कस करेंगे 17वीं मुख्य परीक्षा के लिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रश्न को देखते हैं और उसके बाद फिर इसका मॉडल आंसर डिस्कस करेंगे। प्रश्न है, बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद रशिया यानी कि रूस भारत का एक प्रमुख साझेदार देश बना हुआ है, समीक्षा करें। यानी कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों, किस प्रकार से वैश्विक परिस्थितियों में बदलाव आ रहा है। शीत युद्ध काल हो गया, शीत युद्ध के बाद शीत युद्धोत्तर काल हो गया और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि वर्तमान रशिया यूक्रेन युद्ध की स्थिति हो गई। तो वैश्विक परिस्थितियों में बदलाव आ रहा है, तो क्या वैश्विक परिस्थितियों में बदलाव आने के बावजूद रशिया जो है भारत का प्रमुख साझेदार देश बना हुआ है, इस कथन की समीक्षा करनी है। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न के अंतर्गत आप देखेंगे तो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक भारत और रूस के बीच किस प्रकार के संबंध देखने को मिले हैं सारे इसमें समाहित हो जाएंगे। ठीक है, कोल्ड वार से लेकर अभी तक की सारी स्थिति, रशिया के साथ आर्थिक संबंध, रक्षा संबंध, ऊर्जा संबंध, ठीक है, वैश्विक स्थिति में सबकी भूमिका, तो सभी पहलू को इसके अंतर्गत डिस्कस किया जाएगा। तो आइए हम लोग इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखते हैं और एक एक करके महत्वपूर्ण पहलू को डिस्कस करेंगे। प्रश्न समझ में आ गया होगा, इजी प्रश्न है, स्टेटमेंट है, लेकिन चूंकि यहाँ पर समीक्षा करे पूछा गया है तो प्रश्न अपने आप में काफी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। शीत युद्ध के समय से ही रूस भारत का प्रमुख साझेदार देश बना हुआ है। ठीक है, बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारत रूस संबंध के सुदृढ़ बने रहने का आधार वर्तमान सामरिक चुनौतियां, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था एवं दोनों के मध्य विद्यमान रणनीतिक साझेदारी है। काफ़ी एक संक्षिप्त 2 सेंटेंस का एक इंट्रोडक्शन है, काफ़ी महत्वपूर्ण इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारत रूस संबंध क्यों स्थिर बना हुआ है, दोनों के बीच गर्माहट देखने को मिल रही है, तो इसी कारण क्योंकि वर्तमान समय में सामरिक चुनौतियां देखेंगे दोनों के एकजुट करती है। बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के दोनों पक्षधर हैं और दोनों के मध्य रणनीतिक साझेदारी देखने को मिल रही है। यही कारण है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते उतार चढ़ाव के बावजूद आज बेहतर स्थिति में बने हुए हैं। ठीक है, तो यह हो गया इंट्रोडक्शन। अब आइए स्वतंत्रता के बाद शीत युद्ध की स्थिति के दौरान भारत और रशिया के बीच रिलेशन। देखिए, भारत को आज़ादी मिली है 1947 ईस्वी में। ठीक है, 1947 ईस्वी में भारत आज़ाद होते ही रशिया के साथ बेहतर संबंध, इसके जो कूटनीतिक संबंध है वह प्रारंभ हो चुका था। जब भारत को आज़ादी मिली तो वर्ल्ड उस समय 2 भागों में बटा हुआ था। शीत युद्ध की स्थिति विद्यमान थी और शीत युद्ध की स्थिति में द्विध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था देखने को मिल रहा था। एक गुट जो था वह यूएसए था और दूसरा गुट जो था उसका नेतृत्व यूएसएसआर कर रहा था। यूएसए का मतलब पूंजीवादी गुट, यूएसएसआर का मतलब हो गया साम्यवादी गुट। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता के समय शीत युद्ध की स्थिति विद्यमान थी। ऐसी द्विध्रुवीय विश्व में भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, लेकिन वैचारिक सुझाव नहीं, वैचारिक झुकाव यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, वैचारिक झुकाव यूएसएसआर की ओर रहा। ये 2 गुट वैश्विक स्थिति में जरूर बने रहे, लेकिन भारत इन 2 गुटों में से किसी भी गुट में शामिल नहीं था, बल्कि भारत का एक अलग गुट था। उस गुट को गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट का नाम दिया गया। गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई गई। हालांकि भारत जो है यूएसएसआर के काफ़ी क्लोज था। आप देखेंगे शीत युद्ध के दौरान यूएसएसआर के साथ, जैसे आप देखिए, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट
किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया? रसिया के द्वारा। रसिया का जो सोयूज प्रक्षेपण यान है उसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया 1975 ईस्वी में। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे रसिया की तर्ज पर हमने पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया। आर्थिक नियोजन की नीति हमने रसिया से लिया है। योजना आयोग का कॉन्सेप्ट रसिया से लिया गया है। रसिया के साथ मैत्री संधि 1971 में किया गया है। तो भले उस शीत युद्ध की स्थिति में हम गुटनिरपेक्षता की नीति अपना रहे थे, लेकिन रसिया से बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट हमने उस दौरान लिया। हमारे सैटेलाइट को रसिया के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। प्लानिंग कमीशन, आर्थिक नियोजन की नीति, पंचवर्षीय योजना, मैत्री संधि, ये सभी इस बात के प्रमाण है कि शीत युद्ध की राजनीति में भले हम किसी गुट में शामिल नहीं थे, लेकिन हमारा झुकाव रसिया के साथ बना रहा। तत्कालीन वैश्विक परिस्थितियों में देश के आंतरिक विकास के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी रूस का भरपूर समर्थन भारत को प्राप्त हुआ। हमने भारत और रसिया के बीच इस प्रकार का संबंध रहा है कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी देखेंगे तो रसिया के द्वारा हमारी काफ़ी अधिक मदद की गई है। चाहे आप यूनाइटेड नेशन, आप जब देखिए जब कश्मीर का मामला यूनाइटेड नेशन में गया तो यूनाइटेड नेशन में कश्मीर के मामले के दौरान हर किसी देश ने कश्मीर को भारत के खिलाफ बताया, लेकिन आप देखेंगे कि रसिया एकमात्र ऐसा देश था जो भारत के साथ उस समय एकजुट होकर बना रहा और कश्मीर पर भारत का जो प्रतिनिधित्व है, भारत की जो प्रभुता है, उसका समर्थन किया। तो आप देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन में जब भी कश्मीर मुद्दे पर वीटो करने की बारी आती है, रसिया हमारे साथ खड़ा रहता है। और इसका यही कारण है कि हम काफ़ी पहले से ही आज़ाद होने के समय से ही 1947 ईस्वी से ही रसिया के काफ़ी क्लोज रहे हैं। और ऐसे भी आप देखेंगे कि उस समय जब भारत को आज़ादी हुई तो पाकिस्तान जो था वह अमेरिकी गुट में शामिल हो जाता है। तो अगर पाकिस्तान अमेरिकी गुट में शामिल हो गया तो स्वाभाविक है कि भारत उस गुट में शामिल हो नहीं सकता था। तो भारत के लिए ऑप्शन बचा था या तो यूएसएसआर या फिर एक अलग गुट में शामिल होना। तो अलग गुट का निर्माण किया, लेकिन सहयोग के लिए कोई बड़े शक्तिशाली देशों का समर्थन बहुत जरूरी है और इस समर्थन के लिए यूएसएसआर के साथ संबंध को बेहतर किया। ठीक है, चलिए, तो यह हो गया शीत युद्ध की राजनीति। ठीक है, फिर आता है 1990 ईस्वी का दशक। 1990 ईस्वी का दशक जब शीत युद्ध समाप्त होने की स्थिति में होता है। ठीक है, उस समय यूएसएसआर का विघटन हुआ। यूएसएसआर का जैसे ही विघटन हो गया तो एकमात्र शक्ति कौन बच गया? यूएसए। जैसे दो ही शक्ति था पहले, यूएसए और यूएसएसआर, तो यूएसएसआर का विघटन हो गया। यूएसएसआर से लगभग 18 देश या 21 देश, ठीक है, मतलब 18-19 से ज़्यादा देश अलग अलग भागों में टूटकर बट गए। जैसे अभी मिडिल ईस्ट का देखेंगे, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब जो है, जैसे यूक्रेन है, रसिया है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है, चेचेनिया है, बुल्गारिया है, रोमानिया है, ये सारे जो है पहले यूएसएसआर का पार्ट था। लेकिन जैसे ही 1990 में यूएसएसआर का विघटन हुआ, कई सारे देश जो है अलग अलग बनकर उभरे। तो सवाल था कि अब उसका सबसे बड़ा देश कौन था? वही वारिस बनेगा यूएसएसआर का। तो वही सबसे बड़ा देश बना रसिया, जो कि यूएसएसआर का प्रतिनिधित्व किया। और जो भी यूएसएसआर के पास उस समय न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह थे वह रसिया के पास ऑटोमेटिक चले गए। ठीक है, तो जैसे ही यूएसएसआर का विघटन हुआ, विश्व में एकमात्र शक्ति बची और उसका नाम था यूएसए, यानी कि एक ध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था का इस समय निर्माण होता है। अब भारत की मजबूरी थी कि बदलते वैश्विक स्थिति में यूएसए के साथ अपने संबंधों को बेहतर करे। और यही कारण है कि आप देखेंगे 1990 ईस्वी के बाद भारत लगातार अमेरिका के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने की दिशा में काफी तेजी से कदम बढ़ाता है। लेकिन इसी दौरान जो यूएसएसआर का सबसे बड़ा जो वारिस बना, जिसे हम लोग गांव घर में वारिस कहते हैं, जिसका संपत्ति पर अधिकार होता है, ठीक है, तो यूएसएसआर का जो सबसे बड़ा कंट्री जो बना वह था रसिया। उसके साथ भी हमने संबंध को बेहतर किया। ठीक है, तेजी से बदलते इन वैश्विक परिस्थितियों में भारत के समक्ष वैश्विक नीति के पुनर्निर्धारण को लेकर सवाल उत्पन्न होने लगे। यानी कि पहले हमारी विदेश नीति थी रशिया यूएसएसआर के समर्थन में, लेकिन अब हमारी वैश्विक नीति का फिर से पुनर्निर्धारण करना होगा। इसको लेकर वैश्विक जो विदेश नीति के जो निर्माता थे, चिंतक थे, उनके बीच डिबेट होना शुरू हो गया। इसी समय आतंकवाद, वैचारिक समानता, चीन के आर्थिक शक्ति के रूप में उदय जैसे कारकों ने भारत को यूएसए के साथ मजबूत संबंध बनाने को प्रेरित किया।
यानी कि जैसे देखिए चाइना एक इकोनॉमिक पावर के रूप में इमर्ज कर रही थी, तो हमें चाइना को काउंटर करने के लिए एक काफ़ी अधिक शक्तिशाली देश की ज़रूरत थी, महाशक्ति की ज़रूरत थी। और वह महाशक्ति चूंकि यूएसएसआर का विघटन हो चुका था तो एकमात्र शक्ति बच गया था यूएसए, तो यूएसए के साथ सहयोग की ज़रूरत थी। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो भारत, दूसरी तरफ रसिया का पाक के साथ निकटता में भी वृद्धि हुई तथा रूस पाक गठजोड़ का निर्माण हुआ। यानी कि एक तरफ शीत युद्ध के बाद भारत, यूएसए ये सब एक गुट में होने लगे थे और दूसरे गुट में रसिया, पाकिस्तान, चाइना ये सब एक गुट में होने लगे थे। पहला यूएसए के साथ था पाकिस्तान और भारत जो था रसिया के साथ, लेकिन 1990 के बाद स्थितियां इसमें बदलती गई। लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे कि रसिया के साथ हमारे संबंध कभी भी कड़वे स्थिति में नहीं रहे, ठीक है। इसके बावजूद भारत रूस संबंध अपनी मजबूत स्थिति में बनी रही। अब आइए ओवरव्यू हम लोग देखते हैं कि आखिर भारत रूस संबंध जो है वह किस प्रकार के हैं, भारत रूस संबंध विभिन्न क्षेत्रों में, ठीक है। तो इसे हम लोग डिस्कस करें उससे पहले आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर आप लोग 70वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए 999 रुपये में हमारी टीम आईएसपीसी सेंटर के द्वारा एक नोट्स पैकेज अवेलेबल कराया जा रहा है। इसमें एसए और डीआई को छोड़कर जीएस का जितने महत्वपूर्ण सेक्शन है, जीएस 1 और 2 के सेक्शन हो गए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस टेक, आईआर, करंट, नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इन सभी का आपको इसी प्रकार के जो यहाँ पे यूट्यूब पे डिस्कस किया जा रहा है मॉडल आंसर फॉर्मेटिंग में, तो इसी प्रकार के आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मॉडल आंसर के रूप में 150 के आसपास इसमें मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप लोग परचेज करना चाहते हो तो हमारे नंबर 8375934036 यह नंबर है, इस पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या अगर डायरेक्ट आपको परचेज करना हो तो यह नंबर पेमेंट का भी नंबर है। गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम तीनों जगह अवेलेबल है। प्रशांत कुमार के नाम से अकाउंट है, तो आप लोग इसी नंबर पे 999 रुपये का पेमेंट करके इसी नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दे। नंबर है 8375934036, ठीक है। इसमें आपको जब मुख्य परीक्षा होगी तो उस समय के 15-20 दिन पहले तक का जो भी अपडेटेड करेंट अफेयर वगैरह होंगे वे सभी आप लोगों को मिलता रहेगा और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, जहां पर कि अनियमित अंतराल पर आप सभी को नोट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। बाकी जो जीएस का सेक्शन है वह अभी तुरंत सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो 999 रुपये में अगर आप लोग इच्छुक हैं तो 150 के आसपास इसमें मॉडल आंसर आपको मिलेंगे। शॉर्ट, लॉन्ग, न्यू पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न होंगे, तो आप लोग परचेज कर सकते हैं। इस नंबर पे पेमेंट करके आप लोग इसे खरीद सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर पेमेंट करना हो तो इसी नंबर पे पेमेंट करके इसी नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर देंगे स्क्रीनशॉट। अब हम लोग डिस्कस करते हैं भारत रूस संबंध। तो भारत रूस का संबंध, किसी भी कंट्री के साथ आप जब द्विपक्षीय संबंध को पढ़ते हैं तो कई सेक्शन में बांटकर इसको आपको पढ़ना होता है, ठीक है। आप देखेंगे रणनीतिक संबंध होता है, सुरक्षा संबंधी संबंध होते हैं उनके बीच, आर्थिक संबंध होता है, ट्रेड किस प्रकार के हो रहे हैं। तो भारत और रसिया के साथ भी आप देखेंगे तो कई सेक्शन में बांटकर विभिन्न रिलेशंस को आप समझ सकते हैं, जिनमें पहला और काफ़ी महत्वपूर्ण है आर्थिक संबंध। हालांकि देखेंगे भारत और रूस के संबंध काफ़ी लंबे समय से बेहतर बने हुए हैं, लेकिन अभी तक आर्थिक संबंध दोनों देशों के बीच व्यापार उतना अधिक नहीं हो पाया है। जैसे 2024 ईस्वी में 66 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ। इन दोनों देशों ने सहमति बनाई है कि 2030 ईस्वी तक ट्रेड हमें 100 बिलियन डॉलर तक बढ़ाकर कर देना है। अभी 2024 में दोनों देशों के बीच व्यापार हो रहा है 66 बिलियन डॉलर। 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार, आपसी व्यापार को बढ़ाकर कर देना है 100 बिलियन डॉलर। हालांकि देखेंगे कि 2024 में जो 66 बिलियन डॉलर व्यापार हो रहा है उनमें व्यापार घाटे जो है वह काफ़ी अधिक है। भारत जो है लगभग 61 बिलियन डॉलर का आयात करता है और सिर्फ 4 बिलियन डॉलर का निर्यात करता है, यानी कि ये काफ़ी अधिक रसिया के फेवर में है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी दोनों देशों के बीच ट्रेड अभी 66 बिलियन डॉलर है और 2030 तक इसे बढ़ाकर 100 बिलियन डॉलर करना है, ठीक है। अब आइए ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा सिक्योरिटी। रूस के पास दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडारों में से एक है। भारत सक्रिय रूप से रूस के सुदूर पूर्व से हाइड्रोकार्बन के आयात से संलग्न है। आप देखेंगे कि रूस की सहायता से भारत में कोडनुकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, तमिलनाडु में स्थापित किया गया, ठीक है।
दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध देखेंगे तो आप सभी जानते हैं कि भारत जो है सबसे ज्यादा रक्षा आयात करता है विश्व में, ठीक है, और सबसे ज्यादा जो रक्षा निर्यात करता है भारत को वह है रसिया, ठीक है। अभी कुल हथियार का जितना हथियार आयात करता है भारत, उसका 36% जो है सिर्फ रसिया से हथियार को आयात करता है। दूसरे नंबर पे फ्रांस और तीसरे नंबर पे अमेरिका का स्थान है, ठीक है। तो रक्षा संबंध दोनों देशों के बीच बेहतर है। अब देखेंगे दोनों देशों ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल का विकास किया है, तेजस लड़ाकू विमान का विकास किया दोनों देशों ने मिलकर, S-400 को लेकर डील हुई है दोनों देशों के बीच, AK-203 राइफल बनाने पर सहमति बनी है। तो ऐसे कई सारे रक्षा समझौते जो हैं, और अब देखेंगे कि शीत युद्ध के समय से ही आप देखेंगे तो रसिया जो है भारत का एक प्रमुख साझेदार देश रहा है, और रक्षा क्षेत्र में काफ़ी अधिक मदद रसिया की तरफ से हमें मिलता रहा है। बहुपक्षीय मंचों पर समर्थन, भारत और रसिया कई सारे ऐसे संगठन हैं जिसका दोनों मेंबर हैं, चाहे आप ब्रिक्स में मेंबर देखें या फिर SCO में, UN में। तो UN में आप देखेंगे कि रसिया के द्वारा वीटो के माध्यम से भारत को काफ़ी अधिक मदद पहुंचाई गई है। तो बहुपक्षीय मंचों पर भी दोनों देश एक दूसरे के खुलकर समर्थन करते हैं। बहुध्रुवीयता के समर्थक, सबसे बड़ी बात है कि भारत और रूस दोनों जो हैं वह बहुध्रुवीयता के समर्थक हैं। बहुध्रुवीयता का कहने का मतलब है कि वर्ल्ड जो होगा, वर्ल्ड का जो मेन पावर होगा किसी एक जगह सेंट्रलाइज नहीं होगा। जैसे अभी सब कहते हैं कि USA सुपर पावर है, बाकी जो कोल्ड वार की स्थिति जब समाप्त हुई तो कोल्ड वार के बाद USA एकमात्र सिंगल फोर्स बची वर्ल्ड में, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत और रूस चाहते हैं कि इंडिया भी एक सेंटर बना रहे सॉरी, रसिया भी एक सेंटर बना रहे, चाइना एक सेंटर बना रहे, EU एक सेंटर बना रहे, USA भी एक सेंटर बना रहे, ब्राज़ील भी एक सेंटर बना रहे, जापान भी एक सेंटर बना रहे, यानी कि मल्टीपोलर वर्ल्ड के समर्थक है भारत और रूस दोनों, ठीक है। तो विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार के दोनों देशों के बीच संबंध हमें देखने को मिल रहे हैं। अब आइए हालिया प्रगति, दोनों देशों के बीच विगत कुछ वर्षों में किस प्रकार की प्रगति देखने को मिली है। 2+2 वार्ता की शुरुआत, देखिए वर्ष 2021 ईस्वी में भारत और रसिया दोनों के बीच 2+2 डायलॉग की शुरुआत हुई, और ऐसा करने वाला रूस पहला गैर क्वाड देश बना है। 2+2 वार्ता का मतलब होता है कि दो मिनिस्टर भारत के सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है तो आप लोग को वीडियो में दिक्कत हो सकती है। 2+2 वार्ता का मतलब होता है कि भारत के 2 मंत्री होंगे और रसिया के 2 मंत्री होंगे और दोनों मिलकर बात करेंगे। तो कौन कौन 2 मंत्री? वित्त प्लस विदेश मंत्री, ठीक है। जैसे आप देखेंगे वर्तमान समय में USA के साथ 2+2 वार्ता हो चुका है, UK के साथ हो चुका है, जापान के साथ 2+2 वार्ता हो गया, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो गया है, लेकिन रूस जो है पहला गैर क्वाड देश है जिसके साथ 2+2 वार्ता की शुरुआत हुई है, ठीक है। तो 2+2 वार्ता मतलब दोनों तरफ से वित्त और विदेश मंत्रियों की आपसी बैठक होगी। दोनों के मध्य रणनीतिक साझेदारी में वृद्धि हेतु भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की शुरुआत। और आप देखेंगे वार्षिक शिखर सम्मेलन खासियत यह होती है कि अगर एक बार रूस में इसका आयोजन होगा और एक बार भारत में इसका आयोजन होगा, तो जब भारत में इसका आयोजन होगा तो रूस के राष्ट्रपति यहाँ पर आते हैं, ये नहीं कि वे अपने किसी प्रतिनिधि को भेज देते हैं भाग लेने के लिए। जब रशिया में होता है भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन तो भारतीय प्रधानमंत्री की वहां पर यात्रा होती है, ये नहीं कि भारतीय प्रधानमंत्री, यानी कि दोनों देश एक दूसरे के साथ बेहतर संबंध के काफी अधिक समर्थक है। अमेरिकी दबाव के बावजूद S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली समझौता, निस्संदेह आप देखेंगे कि रशिया यूक्रेन वार के बीच आप देखेंगे काफी अधिक भारत पर दबाव बना कि वे रशिया के साथ बेहतर संबंध न रखे, बड़े बड़े जो टेक्नोलॉजी का आयात निर्यात है वह ना करे, लेकिन इसके बावजूद देखेंगे कि S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली समझौता हुआ, ठीक है। वहां से ऊर्जा संबंधी अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए भारत पर काफी अधिक दबाव बनाया गया, लेकिन चूंकि भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता की नीति रही है, किसी एक देश का समर्थन और दूसरे देश का विरोध नहीं करता। भारत अपनी नेशनल इंटरेस्ट के आधार पर विदेश नीति का निर्धारण करता है, न कि किसी बाहरी फोर्सेस के दबाव में, ठीक है। AK-203 राइफल बनाने को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। भारत और रूस दोनों मिलकर बांग्लादेश में रूपपुर ऊर्जा परियोजना पर काम करेंगे। 5600 नॉटिकल मील के लिए प्रस्तावित चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर, रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान वैश्विक दबाव के बावजूद तटस्थता की नीति, ठीक है। तो यानी कि रशिया यूक्रेन, हालांकि आप देखेंगे कि बुचा नरसंहार जो है वह
यूक्रेन में हुआ था और इसमें काफ़ी मानवाधिकार को लेकर इसमें चर्चा हुई थी और काफ़ी छोटे छोटे बच्चे इस नरसंहार के शिकार हुए थे रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान। तो भारत ने रसिया के द्वारा यूक्रेन में एक जगह है बूचा, वहाँ पे लोगों को काफ़ी बम गिराकर जो छोटे बच्चे थे, महिलाएं थी, उसको मार दिया गया था। इसी पिछले साल की बात है, ठीक है। तो भारत के द्वारा मानवीय आधार पर इसकी आलोचना की गई, लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे कि रसिया यूक्रेन युद्ध में भारत किसी एक पक्ष में नहीं रहा है। जब भी भारतीय प्रधानमंत्री का आप स्टेटमेंट हमेशा सुनिए, भारतीय प्रधानमंत्री ने हमेशा कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध में भारत कभी तटस्थ नहीं रहा है, बल्कि भारत हमेशा शांति का पक्षधर है, ठीक है। तो हमेशा आप देखेंगे कि भारत के द्वारा यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ, रसिया के राष्ट्रपति के साथ वार्ता की गई और दोनों को कूटनीतिक जरिए, बातचीत के जरिए समस्या समाधान का सुझाव दिया गया। तो भारत भी एक सक्रियता के साथ रसिया यूक्रेन वार को समाप्त करने के लिए भारत भी उत्सुक है और अपनी भूमिका को निभा रहा है, ठीक है। इसे रूस यूक्रेन वार में हम लोग काफ़ी डिस्कस करेंगे। रूस यूक्रेन वार, हालांकि समय नहीं मिल पा रहा है, जो पेड बैच के अभ्यर्थी हैं उनको 2-3 दिन में नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। रूस यूक्रेन वार, इजराइल फिलिस्तीन ट्रेड वार, ये सब का नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जो भी नोट्स परचेज करें उनको यूट्यूब पे डिस्कस करने के लिए समय नहीं मिल पा रहा है, तो हो सकता है मैं डिस्कस ना कर पाऊँ, लेकिन जो भी नोट्स हमारा परचेज कर रहा है 999 वाला पैकेज, तो उन सभी को उसका नोट्स 2-3 दिन के अंदर सारे ग्रुप पे भेज दिया जाएगा। अब आए भारत और रूस के बीच चुनौतियां हम लोग देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियां व्यापार घाटे को लेकर। अभी हमने बताया 66 बिलियन डॉलर का दोनों देशों के बीच व्यापार हो रहा है, उनमें से 61 ये रसिया के पक्ष में है, 4 भारत के द्वारा निर्यात किया जाता है। बताइए कितना व्यापार घाटा है, ठीक है। तो इसको कम करना काफ़ी महत्वपूर्ण चुनौती है। रूस चीन पाक गठजोड़, यह भी आप देखेंगे कि जब वैसी परिस्थिति, जैसा आप रसिया यूक्रेन के समय देखिए, रसिया जब रूस यूक्रेन वार हुआ तो क्या स्थिति बनी। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान स्थिति यह बना कि पश्चिमी देश के द्वारा या फिर यूएसए के द्वारा रसिया पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए। अब ऐसी स्थिति में रसिया के पास क्या विकल्प बना कि वह चाइना के काफ़ी नज़दीक चला गया। इसके साथ साथ उत्तर कोरिया के काफ़ी नज़दीक चला गया, चूंकि उत्तर कोरिया का अमेरिका के साथ 36 का आंकड़ा है, चाइना और अमेरिका में भी 36 का आंकड़ा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि रसिया, चीन, उत्तर कोरिया, पाक गठजोड़ का निर्माण हुआ और ये सभी मिलकर रसिया में आप देखेंगे कि उत्तर कोरिया की फोर्सेस वहाँ पे लड़ रही है। लगभग 300-400 के आसपास उत्तर कोरिया की सेना जो है वहाँ पे मारी गई है इस युद्ध के दौरान, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार का गठजोड़ भारत के लिए कहीं ना कहीं चिंता का सबब बनता है। भारत के लिए कूटनीतिक दुविधा भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। किस प्रकार की दुविधा कि एक तरफ है यूएसए और दूसरी तरफ है रसिया, दोनों के बीच संबंध को किस प्रकार से बैलेंस किया जाए, ठीक है। किस प्रकार से दोनों देशों के बीच संबंध जो है उसको एक तराजू पे तौलकर बराबर किया जाए, ठीक है। न तो रसिया को भारत नाराज करना चाहता है, न ही यूएसए को, ठीक है। तो एक कूटनीतिक दुविधा हमेशा होती है। जैसे अभी रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका और पश्चिमी देशों के द्वारा रसिया पर पूरी तरीके से बैन कर दिया गया, उसके अकाउंट को फ्रीज कर लिए गए, उसके जितने भी विमान थे, उसके जितने भी कंपनियां थी उनको ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो रसिया पर काफ़ी अधिक दबाव बनाया गया और भारत को भी कहा गया कि आप भी रसिया से कोई सामान का आयात निर्यात ना करें, उसके साथ संबंध विच्छेद कर ले। लेकिन आप देखेंगे कि भारत के द्वारा पूर्णतः इसका समर्थन नहीं किया गया। तो इस प्रकार की कूटनीतिक दुविधा आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिलेंगे। हमेशा परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती है। पश्चिमी देशों के साथ बेहतर संबंध, अभी हमने साथ में डिस्कस कर लिया। रूस यूक्रेन संघर्ष, मानवाधिकारों का उल्लंघन, बड़ी संख्या में यूक्रेन में लोगों का विस्थापन हो रहा है। 1 करोड़ लोग लगभग विस्थापित हो चुके हैं। बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग, बच्चे, महिलाएं मारे जा रहे हैं, विस्थापित हो रही हैं। तो मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और आप देखेंगे कि इसी कारण समय समय पर यूएन में भी प्रस्ताव आता रहा है। भारत के द्वारा कभी विरोध भी किया जाता है और कभी अनुपस्थित रहकर एक सांकेतिक विरोध दर्ज किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों देशों के बीच चुनौतियां बरकरार है। अब आइए निष्कर्ष, ठीक है। निष्कर्ष डिस्कस करें और अगर आप लोग यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPSS सेंटर को भी ज्वाइन कर लें। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि विगत कई दशकों में विश्व व्यवस्था में उत्पन्न मूलभूत बदलाव, नए भूसामरिक समीकरण के बावजूद भारत रूस मित्रता स्थिर रही है। रूस सोवियत युग से ही भारत का पारंपरिक सहयोगी एवं विश्वसनीय साथी रहा है। कुछ विद्यमान चुनौतियों को दूर कर दोनों देशों के बीच संबंध को और बेहतर
किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत रूस संबंध जो है वह हमने इसकी चुनौतियों को डिस्कस कर लिया, बेहतर जो पक्ष हैं दोनों देशों के बीच उसे डिस्कस कर लिया। यानी कि कुल मिलाकर बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद किस प्रकार से रूस जो है भारत का एक साझेदार देश बना हुआ है, विभिन्न पॉइंटों से डिस्कस किया। चूंकि समीक्षा करना पूछा हुआ था तो उसकी चुनौतियों को भी डिस्कस करना जरूरी था, जो कि हमने इस लेक्चर में किया। तो आज का मॉडल आंसर यहीं पर फिनिश होता है। फिर से अंत में एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए, अगर आप नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPSS सेंटर को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। और नोट्स खरीदने के लिए 999 रुपये में आपको 150 से अधिक प्रश्नों का मॉडल आंसर दिया जाएगा। इसे आप लोग परचेज करने के लिए 8375934036 इस नंबर पे आप फ़ोन कॉल या मैसेज या फिर डायरेक्ट पेमेंट करके इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। एक नए टॉपिक के साथ शीघ्र उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।